चलें, लास्ट टाइम हमने जो है पार्ट 1 आयट्स राइटिंग पार्ट 1 वो अप्रोक्सीमेटली हमने मुकम्मल कर लिया था। इंट्रोडक्शन हमने मुकम्मल लिख लिया था और बॉडी पैराग्राफ 2 हमने मुकम्मल लिख लिया था। जिस तरह बॉडी पैराग्राफ 2 लिखा हमने, या उसी तरह हमने बॉडी पैराग्राफ 1 लिखा था, उसी तरह हमने बॉडी पैराग्राफ 2 भी लिखना है। ठीक है? तो ये पॉइंट्स वगैरह मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए थे, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है? वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है? ये वाला पॉइंट अब हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है। ये वाले 2 पॉइंट। ठीक है? तो ये आप ये कर लीजिए कंप्लीट। नेक्स्ट हम आते हैं कंप्लीट बिल्डिंग एन आंसर फॉर आइल्स राइटिंग पार्ट 1। ठीक है? तो कोशिश करेंगे कि पार्ट 1 का जो ऐसे है वो भी हम कंप्लीट कर लें और पार्ट 2 का जो है वो भी कर लें। ठीक है? तो स्टेटमेंट मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ क्वेश्चन। ये देख लें, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या था स्टेप हमारा, हमने समझना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन समझ लें कि जो है टेबल दिया हुआ हमें। ठीक है? इसके अंदर क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गिविंग गुड रेटिंग फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी है मैगिल यूनिवर्सिटी, उसका नाम है। ठीक है? ये 3 ईयर्स हैं, 2000, 2005 एंड 2010। और ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैसिलिटीज़ हैं जिनके अगेंस्ट स्टूडेंट्स ने रेट किया है। कुछ इनमें से इंक्रीज़ हुई हैं ओवर दी 3 ईयर्स और कुछ डिक्रीज़ हुई हैं और कुछ कांस्टेंट रही हैं। जिस तरह ये टीचिंग फैसिलिटी ये थ्रू आउट कांस्टेंट रही है। ठीक है? तो स्टेटमेंट है द टेबल बिलो shows the result of surveys in 2005, 10 and 15 about McGill University. Summarize the information by selecting and reporting the main feature and make comparison where relevant. ठीक है? तो ये है, ये क्वेश्चन हमने समझ लिया। तो इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स यहाँ पे देखें अगर आप, बिग चेंज क्या आया स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर 54 से 94 में आया। यार ये मैं ना ये वाला लिखता है, किसी ही मैंने लिया हुआ है। ठीक है? तो जो स्टूडेंट सर्विसेज है ना, स्टूडेंट सर्विसेज उसके अंदर 54 से 95% एक ये चेंज आया है, ये इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। सिमिलैरिटी क्या है, एक ये जो लाइब्रेरी रिसोर्सेज, टीचिंग क्वालिटी और स्पोर्ट फैसिलिटीज है ना, ये तीनों सेम ही रही हैं, ऑलमोस्ट सेम रही हैं। स्पोर्ट्स देखेंगे 65 पे रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है? सिमिलरली जो लाइब्रेरी रिसोर्सेज हैं वो 86, 88, 87 ऑलमोस्ट सेम रहा है। सिमिलरली टीचिंग क्वालिटी वो भी ऑलमोस्ट सेम रहा है। ठीक है? तो ये जो तीन है ना, इसको मैं सिमिलैरिटी की कैटेगरी के अंदर लिख सकता हूँ, उसका अलग पैराग्राफ इनका बनाऊंगा। ठीक है? और थर्ड क्या है, डिक्रीज रेंज ऑफ मॉड्यूल 39 से 25% की तरफ आया है, 39 से 25 की तरफ। ठीक है? तो देखिए ज़रा, एक ये है बिगेस्ट चेंज, एक है बिगेस्ट डिक्रीज और एक है सिमिलैरिटी। तो किस तरह से मैं इनको स्ट्रक्चर करूंगा, इसको और इसको एक पैराग्राफ के अंदर पुट कर दूंगा, इसको दूसरे पैराग्राफ के अंदर।
ठीक है। तो देखिए टीचिंग लाइब्रेरी, लाइब्रेरी रिसोर्सेज और स्पोर्ट्स एंड स्टूडेंट फैसिलिटीज ये ऑलमोस्ट सेम रही हैं। ठीक है, इनको मैं एक पैराग्राफ के अंदर पुट कर दूंगा। जबकि स्टूडेंट सर्विसेज और रेंज ऑफ मॉड्यूल, स्टूडेंट सर्विसेज इंक्रीज हुई हैं 54 से जंप की हैं 95 की तरफ, जबकि रेंज ऑफ मॉड्यूल डिक्रीज हुई हैं 39 से 25 की तरफ। तो इन दोनों को मैं एक में पुट कर दूंगा। ठीक है, इस तरह मेरे दो बॉडी पैराग्राफ बन जाएंगे। ये मेरे इंटरेस्टिंग डाटा पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर हमारा होगा इस तरह से, इंट्रो में ये दो सेंटेंसेस आएंगे, जबकि दो मेरे बॉडी पैराग्राफ होंगे ये वाले। तो इंट्रो के अंदर, और ये स्ट्रक्चर है जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है, बिगेस्ट चेंज और बिगेस्ट डिक्रीज ये वाले आएंगे। स्टूडेंट सर्विसेज, रेंज ऑफ मॉड्यूल, बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर, बाकी जो 3 बचेंगे वो BP2 के अंदर। ठीक है, तो ओपनिंग सेंटेंस क्या है? द डाटा गिवन displays the number of McGill University students who gave good ratings for different areas of the universities in the year 2005 and 15। ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन को देखिए जरा, क्वेश्चन किस तरह का था। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, और इसको देखिए किस तरह से स्ट्रक्चर किया हुआ है। ठीक है, अब देखें टेबल बिलो शोज रिजल्ट ऑफ सर्वेज इन 2005 एंड 15 अबाउट मैगिल यूनिवर्सिटी। इसको देखिए किस तरह किया हुआ है। द डाटा गिवन, टेबल को डाटा से कर दिया हुआ है रिप्लेस। ठीक है, डिस्प्ले या इलुस्ट्रेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे शोज कहा हुआ है, यहाँ पे हम डिस्प्ले कह दिया। द नंबर ऑफ मैगिल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, दरअसल मैगिल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने दी है ना, और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चली कि जब हमने इसकी हेडिंग पढ़ी है। ये वाली हेडिंग है इसकी, ये हेडिंग है इसकी। ठीक है, टेबल की हेडिंग है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गिविंग गुड रेटिंग फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैगिल यूनिवर्सिटी। तो हमें पता चल गया ये स्टूडेंट्स ने बेसिकली दी थी। तो इसलिए हमने कहा द नंबर ऑफ मैगिल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स डायरेक्टली हु गेव गुड रेटिंग फॉर डिफरेंट एरियाज, फॉर डिफरेंट एरियाज। यहाँ पे लिखा है डिफरेंट एस्पेक्ट्स, मैंने यहाँ पे यूज किया डिफरेंट एरियाज ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द ईयर्स, दीज 3 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली यूज हुआ था इन 2005 10 15, मैंने यूज किया है इन द ईयर्स। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से इसको करना है। थोड़ी सी मजीद इंफॉर्मेशन दे देनी है, हेडिंग से उठा लें, चाहे किसी इसके जो है मेन इंफॉर्मेशन फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, इसमें से इंफॉर्मेशन उठा लें और ओपनिंग सेंटेंस लिख दें। नेक्स्ट हम आते हैं ओवरव्यू सेंटेंस। जनरली स्पीकिंग, यहाँ पे कीवर्ड मैंने यूज किया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जगह मैं ओवरऑल भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये मुझे जो है ज़्यादा बेहतर लगता है। ठीक है, जनरली स्पीकिंग भी ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ मैगिल सर्विसेज स्टेड एट रफली द सेम रेटिंग ड्यूरिंग द टाइम पीरियड although there were big changes in the areas of student services and range of module of work। ओके, तो बेसिकली हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं ना। या तो हम ये कह रहे हैं कि जो ये है डेटा रेटिंग्स ये थ्रू आउट दीज ईयर सेम रही हैं, या हम ये कह रहे हैं कि उनके अंदर बिगेस्ट चेंज आया है। ये दो चीज़ें हैं। तो इसी को इस तरह कह दिया कि मोस्ट एस्पेक्ट्स मैगिल यूनिवर्सिटी दे रिमेन्ड सेम, they stayed at roughly the same rating during the time period। ठीक है, एंड ऑल्दो जब मैंने यहाँ पे यूज किया तो इसने इसको क्या बना दिया, कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ऑल्दो जब मैंने यूज कर लिया, ठीक है, उसने इसको बना दिया कम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ द मोस्ट एस्पेक्ट स्टेड एट रफली द सेम एट द सेम रेटिंग, एक तरफ ये बात की है। इसी का कंट्रास्ट क्या होगा भला, कि नहीं चेंज भी हो रहा है कुछ में। तो दूसरी तरफ मैंने कह दिया देयर वर बिग चेंजेस ऑल्दो इन द एरियाज ऑफ, व्हाट वर दीज एरियाज, स्टूडेंट सर्विसेज एंड रेंज ऑफ मॉड्यूल्स ऑफर्ड। ठीक है, इन दो के अंदर बिगेस्ट चेंजेस आई हैं।
एक्सक्यूज मी सर। यस सर। यस सर। यस सर। हेलो। यस सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी। यस वो सर। आपने कल वो टास्क मैंने एक दिया था, वो जो यस सर। वाटर वाला था ना, यस। यस। तो वो मैंने किया था, वो मुझे चेक कराना था। ठीक है सर, कर लेते हैं। जी। कर लूँगा मैं चेक। मुझे आप कर दें डीएम। मैं अभी इस लेक्चर में टाइम नहीं मिलेगा, इसके अच्छा। मैं बाद आपको उसका कर दूँगा। मुझे ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर दें, कमेंट की एक्सेस मैं कर देता हूँ, ठीक है? तो ओवरव्यू सेंटेंस भी हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं बॉडी पैराग्राफ 1। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिगेस्ट चेंजेस की। ये दो बिगेस्ट चेंजेस थी, स्टूडेंट सर्विसेज, रेंज ऑफ मॉड्यूल। ओके, लेट्स सी। अच्छा, आगे में जाके ना, नीचे जाके आपको मैं कुछ स्ट्रक्चर दूँगा। स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर दूँगा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दूँगा राइटिंग के लिए, स्पेसिफिकली फॉर पार्ट 1। ठीक है? वहाँ पे मैंने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से हम इसको चीज़ों को लिख सकते हैं। तो देखें, देयर वाज अ ह्यूज राइज इन द रेटिंग्स गिवन बाय स्टूडेंट्स for student services between 2005 and 2015. While that area received only 64% approval in 2005, its rating surged to 81% in 2010 and increased again to 95% in 2015. ठीक है? अब देखिए जरा, स्पेसिफिकली फॉर पार्ट 1 एक है कम्प्लेक्स सिंपल स्ट्रक्चर की पहले बात हो रही है। सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरह से, द प्राइस ऑफ ऑयल रोज स्लोली। प्राइस ऑफ ऑयल रोज स्लोली। जब आपने सिर्फ एक चीज को बताना हो ना कि वो इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, तो वो आप इसको इस तरह से लिखें। ठीक है? नाउन आएगा, नाउन के इसके अंदर प्राइस ऑफ ऑयल। आगे वर्ब है, वर्ब क्या है? रोज, बढ़ा। एडवर्ब क्या होती है उसकी खूसियत? यहाँ पे क्या? स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा। सिमिलरली नंबर ऑफ पीपल living in the city, this is a noun. Living in the city center increased, verb, dramatically. Number of people increased dramatically. This is a second example. Okay, so this is simple grammar structure, example 1. Now coming to the structure number 2, it will say there was a fall in the number of people buying iPhones. This is the same structure that I have used in this at this place. Okay, there was a fall. Now we are starting with there was or there will be. Okay, so it is also very useful. There was a fall in the number of people. This is the noun. Noun basically which are doing, which are performing the action. Number of people, buying, buying is a verb, and iPhone. ठीक है? तो similarly example number 2, there was an increase in the population of many African countries. इसके अंदर ये वाला देर जो है, ये देर किसके साथ मिल गया? टू बी जो है वो इसके साथ कन्वर्ट हो गया, विल बी। देर विल बी एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है? ये सारे का सारा जो है, ये सारे का सारा क्या है? नाउन है। नाउन फ्रेज इसके अंदर नहीं यूज हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है था ना, फॉल, सॉरी सॉरी, गलती होगी, गलती होगी। एन इंक्रीज है ना यहाँ पे, ये नाउन है, और आगे क्या है? द पीपल ऑफ मैनी अफ्रीकन कंट्रीज, ये नाउन फ्रेज है। ठीक है? सिमिलरली ऑफ फॉल क्या है? नाउन है, और ये क्या है? नाउन फ्रेज है। ठीक है? तो दूसरा हमारा ये हो गया सिंपल सेंटेंस। ठीक है? तो वापिस हम आते हैं उसकी तरफ। देयर वॉज अ ह्यूज राइज इन द रेटिंग गिवन बाय स्टूडेंट्स। पैसिव वॉइस यहाँ पे यूज हो रही है, गिवन बाय पैसिव वॉइस। स्टूडेंट, फॉर स्टूडेंट सर्विसेज बिटवीन 2005 एंड 2015।
ये जितने भी टेम्पलेट है ना, तकरीबन 5 या 6 सिंपल के टेम्पलेट हैं, 3 कॉम्प्लेक्स के हैं, वो मैंने बताए हुए हैं। उसके अलावा जो फॉर्मल राइटिंग के मैंने 2 लिए हुए हैं, एक जेरंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और एक एडवर्बियल है। तो इतने आपको काफ़ी होंगे अपनी पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए। ठीक है, इसको आप याद कर लें। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर दूंगा आपको, वो आपको इंशाल्लाह 1 बैंड का आपका इंक्रीज आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके अभी आ रहे हैं 6.5 आ रहे हैं ना, तो अगर आप इन बैंड्स को करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 7 to 7.5 आएंगे। ठीक है, ओनली इफ योर ग्रामर एंड टेंसेस आर करेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या है, रेंज ऑफ मॉड्यूल की। इन कॉन्ट्रास्ट, इसको भी एक्सप्लेन किया मैंने, द रेटिंग रिसीव्ड बाय रेंज ऑफ मॉड्यूल ऑफर्ड declined consistently over the time period. It started with 39% approval in 2005, fell by 8% to 31% in 2010, and dropped by 6% to 25% in 2015. ठीक है, वापस आते हैं हम यहाँ पे। थर्ड क्या है, ये हमने कर लिया ना, नहीं किया। There to be adjective noun in noun phrase. Example, there to be was। आगे एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव के यहाँ पे लार्ज। नाउन है इंक्रीज, इन एज इट इज। नाउन फ्रेज आ गया सेल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तीसरा सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन सेल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3 काइंड ऑफ सेम है, सम डिफरेंस है इनमें, वो आप पढ़ के देखिए यहाँ पे जरा। देयर वाज अ फॉल, यहाँ पे यूज हुआ है, जबकि यहाँ पे यूज हुआ देयर वाज अ लार्ज फॉल। बेसिकली यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ है, एडजेक्टिव का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। ठीक है, अगर आप कंपेयर करें इनको और इसको। ठीक है, मेक सेंस। नेक्स्ट हम आते हैं सिंपल सेंटेंस टाइप फॉर्म। तो देखिए ये कैसे क्या है, एप्पल्स शेयर प्राइस इंजॉयड अ बिग इंक्रीज। ठीक है, अब एप्पल्स शेयर जो है क्या है, यहाँ पे एप्पल्स शेयर प्राइस, ये है नाउन फ्रेज। ठीक है, ह्यूमन वर्ब यहाँ पे यूज हुआ enjoyed. These verbs are strongly related to human emotions like enjoyed, suffered, etc. etc. So these are human verbs here, and strong adjective. Strong adjective here is big increase. This is a strong adjective, and noun phrase is not used here. Okay. Similarly, apple is a noun. Okay, suffered is human verb. A huge drop is strong adjective in sales of its iPads. It is the second noun phrase. Okay, so this is how you will be, you know, writing your sentences. These structures are specifically for part one, but if you think that you can use in part two, feel free to use them as well. ठीक है, next structure is using fractions. Example, the price of bread halved between 2010 and 2012. इसको बार बार आप देखेंगे कि मैंने जो वो किया हुआ है उसके अंदर मैंने इसको यूज किया हुआ है। The price of bread halved between 2005 and 2010। ठीक है,
तो पार्ट वन किससे मुतलिक होता है? रिपोर्ट राइटिंग के मुतलिक। और वहाँ पे हम क्या बात करते हैं? डाटा से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। ये चीज़ बढ़ रही है, ये चीज़ डिक्रीज हो रही है, हाफ हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए ज़रा गौर करें, ये जितने मैंने 5 एग्जांपल दिए हैं ना, ये इसी से रिलेटेड है। इंक्रीज हो रही है, कम हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है। अब हम आते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ, और ये भी पार्ट वन से रिलेटेड है स्पेसिफिकली। एग्जाम्पल, the price of oil rose between 1990 and 2000, reaching a high of 5,000 in 1999. The price of oil rose between 1990 and 2000। ये जो है ना, ये सिमिलरली ये यही है, मोर और लेस यही है। स्ट्रक्चर नंबर 5 है। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 5 है ये वाला पार्ट। ठीक है, उसके आगे क्या किया हुआ मैंने, कोमा लगा के, रीचिंग अ हाई ऑफ 500 dollar in 1999. Similarly, the proportion or percentage of people living in apartments fell between this and this, dropping from 55% in 1950 to 40% in 1970। ये जो है ना, इस तरह का इसको कहते हैं जेरेंट फ्रेज, और ये मैं पर्सनली जो है मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये जब आपको यूज़, एक दफ़ा आप स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे ना, फिर आप भी इसको यूज़ करते जाइएगा। ठीक है, ये जेरेंट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये। ठीक है, जेरंट में क्यों क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे आईएनजी वर्ब की फॉर्म यूज हुई है, दैट्स व्हाई इट इज जेरंट। ठीक है, और ये यूज होते हैं जब हम कंपेयर करें पास्ट को प्रेजेंट के साथ या प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ। ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं तो देखें, जो हमने ये भी किया था ना, वो क्या था? मैगिल यूनिवर्सिटी के अंदर 3 ईयर्स का था, तो उसके अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं जब किसी को हम कंपेयर कर रहे हैं बिटवीन दिस एंड दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या है, हुआ है नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज क्या है? प्राइस ऑफ ऑयल। आ गया वर्ब रोज। ठीक है, रोज करके आगे डिटेल वगैरह दे सकते हैं, रोज ड्रामेटिकली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, कोमा, सॉरी सॉरी, रोज ये वाली डिटेल है बिटवीन 1990 एंड 2000, दीज आर दी डिटेल्स। अभी यहाँ पे कोमा आया, अब आईएनजी वर्ब फॉर्म आई है, रीचिंग नाउन फ्रेज हुई है, अ हाई ऑफ $5,000 इन 1999 विद डेटा। मेक सेंस? अब हम यूज करते हैं, अब हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर 2। एग्जाम्पल देखें, the percentage of customers buying furniture started at only 10% in year one। This is very very important। ठीक है, इसको हम अपने जो करंट हम रिपोर्ट राइटिंग लिखने पार्ट वन, उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी 2005 में ये था, 2010 में वो ये हो गया, और 2003 में वो ये हो गया। ठीक है, स्पेसिफिकली यहाँ इसको लिखा हुआ है मैंने, इंक्रीज हुआ है। स्टार्ट वो इससे हुआ था, लेकिन इंक्रीज हो गया इस परसेंटेज से। लेकिन इसको हम उस केस में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर हमने स्पेसिफिक पॉइंट देना है। एग्जांपल, इसको मैं इस तरह कह सकता हूँ, दैट इन 2005 it was 74, then it decreased by 2 in 2010, and then increased by 6 in 2015, and, and at the end it is by reaching at 78। ठीक है, in 2005 it was 74, then it decreased by 2 in 2010, then increased by 6 in 2015, reaching a high of 78। ठीक है, अब देखिए इसी को यूज करते हुए मैंने इसको बोला, एक जेरंड को, जेरंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को, और इन इसको यूज करते हुए
तो मैंने ये कवर कर दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या लिया, ये 3 इयर्स का जो है कॉन्सेप्ट मुझे मिला। यहाँ से मैंने ये इंस्पायरेशन ली कि मैं 3 जो है ना ईयर्स का डाटा मैं एक सेंटेंस के अंदर लिख सकता हूँ, वो मैंने इसके अंदर से लिया। और जब मैं क्लोज करने लगा तो मैंने इस चीज को एट द एंड मिला लिया। ठीक है, आईएनजी वर्ब और फिर मैंने वो नाउन फ्रेज यूज कर लिया। डज दैट मेक सेंस? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं। ये हमारा हो गया है पार्ट 1 से मुतल्लिक। हम कंटिन्यू करते हैं उससे। हम कहाँ पे थे, बॉडी पैराग्राफ 1 हमारा कंप्लीट हो गया, अब 2 की तरफ आते हैं। अब देखिए, the areas of teaching quality and library resources both fluctuated slightly across the different dates. This is simple sentence structure. That's it. Now see, teaching quality fell marginally from this to this in 2010, but then increased 78% in 2015. Now you can see that this is a complex sentence, and you can check that it is it is complex, and we have used but here. Okay, so this is also, I remember that this is also some kind of complex sentence. I am not sure whether I have added it here, but yeah, that's it. On the other hand, now it is a linking word. We have to make sure, we need to make sure that we are using these kind of words again and again. But it, there should be a variety. Okay, library resources climbed by 2% between 2005 and 15. Now, climbed is a human verb. Only humans can climb. Yeah, but then declined by 1% to 87% in 2015. ठीक है, तो ये वही वाला स्ट्रक्चर यूज हुआ जो यहाँ पे हमने यूज किया था। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको दूं ना चैट जीपीटी को, तो चैट जीपीटी कहेगा कि आप क्लाइंट यूज ना करें, क्योंकि ये इनफॉर्मल के अंदर यूज होती है। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो चैट जीपीटी कहेगा कि आप इस वर्ड को यूज ना करें, सफर्ड, इंजॉयड, क्लाइंब्ड, वो कहता है ये इनफॉर्मल राइटिंग के अंदर आता है। बट आप इसको, या आप अपनी रिसर्च कर लें। ठीक है, मैं जो है इसको ना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करूँगा। हाँ, एटलीस्ट 1 दफ़ा मैं इसको यूज़ कर लिया करूँगा थ्रू आउट द रिपोर्ट, ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, meanwhile there was no change in the rating of sports and social faculty, as it stayed at 65% approval in all 3 years. Okay, so this is part 1 writing, full essay. Okay, now we are moving to part 2, writing, academic writing task, part 2. Okay, before moving it, I would like to introduce you these two complex sentences which I left. So the first one is gerund clauses, and the second one will be adverbial clauses. This is the adverbial clause. Okay, so as you can see, there are 6 different types of adverbial dependent clauses. These are time, condition, concession, reason, goal, contrast. So time, what are time adverbial clauses? Example, as you can see, it includes when, before, after, and while, as soon as, until. Okay, so these are the words when, if we use in our sentence, then we can make them time adverbial sentences. Example, you can start running when the first sound whistles. As you can see, this is an independent simple sentence. This is another independent simple sentence. But when we combine these two with when, then it converts it to a complex sentence. Similarly,
बिफोर आफ्टर, ये आपने सुना होगा बहुत दफा, वॉश योर हैंड बिफोर यू ईट, दिस इज आल्सो कम्प्लेक्स बट इट लुक्स क्वाइट सिंपल. After seeing that horror movie, he never wanted to go to an old house again. ठीक है. तो सिमिलरली वाइल के अंदर, वाइल यू वर स्लीपिंग, ये वाली चीज थी जो हमने यूज की है वहां पे. वाइल यू वर स्लीपिंग समवन ब्रोक इनटू द हाउस एंड स्टोल द डायमंड्स. ठीक है. As soon as you find out your grades, call me and let me know. Until the rain has stopped, you should stay there. We would not know the grades until the end of July. Okay. Now what are conditional adverbial clauses? Conditional means if this condition uh, yields to true, then we will be doing this thing. Example: if I will eat that pizza if you don't want it, so I will only do it if you do not do it. Okay. If we get the permission, then we will start building next week. Okay, so these are conditional sentence. Unless is also conditional. He will become all powerful unless someone stops him. Okay, so as you can see, if you take account these kind of some keywords, I advise you to memorize memorize these keywords so that when you start writing in your practice session, uh, I suggest you to consciously using these sentences. It will enhance the writing very well. Okay. Next, we are moving to concession. Concession is that this is very useful in IELTS reading module as well. So concession is when the author is, you know, जब कोई ऑथर होता है कि वो जो कंट्रास्टिंग आइडिया है उसको भी वो डिस्कस करता है एटलीस्ट, उसको हम कहते हैं दैट ही इज गिविंग द कंसेशन. एग्जांपल: many people prefer buying in store even though the items were are usually less expensive online. Now you can see these two ideas are contrasting. The items are usually less expensive online, items are inexpensive online, but people still buying in store. So these two are contrasting. So it is basically concession. Okay, so we can use concession whenever we want to talk some contrasting idea. Similarly, even though you stole from me, I still trust you. Similarly, although although no one mentioned the problem, everyone was thinking about it. He joined me at a table, although I would have preferred to eat alone. Okay, I would like to eat alone, but anyway, he joined me at the table. Okay, that's why we are using although. अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कोमा यूज हुआ है, यहाँ पे कोमा यूज नहीं हुआ. वो इसलिए जब हम यूज करते हैं ना इस तरह के लिंकिंग सेंटेंस को दरमियान के अंदर, तब हमने कोमा यूज नहीं करना होता. बाद का इस शुरुआत में मैं भी गलती करता था कि मैं कहता था लेट्स से ठीक है, मैं यहाँ पे कोमा लगा दिया करता था. ठीक है, तो अगर आपने कोमा लगाया है तो आपकी ग्रामर की मिस्टेक हो जाएगी. ठीक है, जब आपने दरमियान के अंदर यूज करना है लिंकिंग सेंटेंस को तब आपने कोमा नहीं लगाना, लेकिन अगर आप फर्स्ट के अंदर इसको यूज कर रहे हैं तब आप यहाँ पे कोमा लगाएं. ठीक है. देर आर सम एक्सेप्शनल केसेस when we use comma here as well. So, but you can learn more about it uh, using ChatGPT. Just ask it and he will give you a bunch of examples. Now, uh, जितना हमारा है यहाँ का फोकस
कोर्स का, तो उसके लिए हमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं रीजन एडवर्बियल क्लोजेस की तरफ। बिकॉज वी आर गोइंग टू रिड्यूस टैक्सेस, बिकॉज वी वांट टू सिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंस, सिंस को हम शुरुआत के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज को हमने कभी भी शुरुआत के अंदर यूज नहीं करना। ठीक है, बिकॉज आई एम इल आई विल नॉट कम टूडे, दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस। बिकॉज को यूज नहीं करना। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर लें सिंस को या एज को। एग्जाम्पल देखें, सिंस द नंबर ऑफ कंपनीज गोइंग बैnkrupt हैज इंक्रीज, दैट्स व्हाई एम्प्लॉयमेंट रेट इज मच हायर दिस मंथ। ठीक है, और एक एज की भी एग्जाम्पल देख लें, वी आर गोइंग टू बाय अ लॉट ऑफ फूड टुडे एज वी विल हैव अ डिनर पार्टी टुमारो नाइट। एज को भी हम शुरुआत के अंदर यूज नहीं करते। नहीं नहीं, कर सकते हैं, एज तो शुरुआत में कर सकते हैं। एज वी आर गोइंग टू बाय, एज वी विल हैव अ डिनर पार्टी टुमारो नाइट, कॉमा वी आर गोइंग टू बाय अ लॉट ऑफ फूड टुडे। ठीक है, कर सकते हैं। अब आ गया गोल एडवर्बियल क्लोजेस। सो दैट in order to, you have to study hard in school so that you can get a good job. Okay, so these are goal adverbial sentences. Similarly, you have to enter the password in order to unlock the phone. Okay, if you want to achieve that goal, you first have to take these measures: contrast, while, whereas, etc, etc. While I prove the general idea, some of the details need to be changed. Okay, now when we use while, we are basically giving two contrasting ideas. So as you can see, some of the details need to be changed. It means that we do not agree on all the points, but still we are approving the general idea, the high level overview. Okay, I usually get up at 7 a.m. while my wife tends to wake up at around 9 a.m. So these are also contrasting ideas. ठीक है, अब ये जेरंड ये वही वाला है, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या है। ही ज्वाइंट द कंपनी इन 1995, बिकमिंग सीईओ इन 10 years later। तो हमने क्या करना है, कॉमे के बाद आईएनजी फॉर्म लगा देनी है वर्ब की, दैट्स इट। ठीक है, हमारे पास हैं अप्रोक्सीमेटली 12 मिनट। हम कोशिश करते हैं राइटिंग पार्ट 2 को भी जो है ना, इसको भी देख लिया। किसका कोई सवाल है? ये सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस मैम। सर मेरा 15 अक्टूबर को जो है टेस्ट है, तो सर मुझे स्ट्रक्चर का ना राइटिंग में इशू हो रहा है। मेरी जो स्पीकिंग है वो भी ठीक है, बाकी मॉड्यूल मेरे ठीक है। राइटिंग का ये है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, मतलब जिसके साथ मैं कनेक्ट फील कर सकूं और जिसका बैंड ना हायर हो। चैट जीपीटी जो मतलब हमें स्ट्रक्चर देता है और उसी को ही फॉलो करते हुए दोबारा उसे हम रिव्यू करने के लिए कोई अपना आंसर देते हैं, तो वो हमें कहता है ये स्ट्रक्चर गलत है। खुद का ही मतलब बनाया हुआ स्ट्रक्चर वो रिजेक्ट कर रहा होता है। और सर मैंने यूट्यूब वीडियोस भी देखी हैं, बहुत मैंने रिसर्च की है, तो इसमें मैं मतलब कि बहुत ज्यादा लैग कर रही हूँ। और मेरा जो मकसद है, मैं चाह रही हूँ कि हर जो ऐसे टाइप है उसकी जो है सिर्फ मैं सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट बनाऊं सबका, और फिर अच्छा उन्हीं मैम, को ही फॉलो करूं। अच्छा मैम, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसके मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ना, सबसे पहले ये कि ना, हमारा गोल यहाँ पे पता है क्या है? हमने आइल्स राइटिंग के अंदर हाई बैंड अचीव करना है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपको एक बात कहूँ, इट डज नॉट मैटर इफ यू आर यूजिंग complex sentences। ये मैटर नहीं करता कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज कर रही हैं या नहीं। मैटर ये करता है कि आपकी ग्रामर ठीक है, ग्रामर और टेंसेस ठीक हैं। तो अगर आपकी ग्रामर टेंसेस ठीक है ना, तो आप स्टिल 7.5 गेन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग
यू नो, विदाउट मेमोराइजिंग न्यू सेंटेंस स्ट्रक्चर, आप स्टिल गेट कर सकती हैं। ठीक है, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस को और हल्का फुल्का बिकॉज, एज लॉन्ग एज, अंटिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करते हुए तो आपके 7.5 बैंड इजीली आ जाएंगे। बट क्या है कि बाज़ औक़ात मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये टेम्पलेट मैंने याद किए होते हैं, मैं इनको यूज़ करता हूँ अपनी राइटिंग के अंदर, बट मेरे फ्रेंड जो है वो नहीं यूज़ करता, लेकिन उसके बैंड बाज़ औक़ात ज़्यादा आ जाते हैं राइटिंग के अंदर। ठीक है, तो वो वजह क्या होती है, मेरी या तो कोई ग्रामर की मिस्टेक हो रही होती है या टेंसेस की मिस्टेक हो रही होती है, मेनली यही दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो ओके जब सर। आप ये चीज़ें ठीक हो जाए ना, ये वाली दो चीज़ें ठीक हो जाएँ, फिर आप इसकी तरफ आएँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ। ठीक है, और इसी के अंदर बस मैं आपको एडवाइस करूँगा, ये जो हमने है ना 5 ये याद कर लें, 5 ये याद कर लें और 2 ये याद करें, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है, जब सर आप कॉन्फिडेंट, मैम जब आप कॉन्फिडेंट ना हो कि ये आपका सेंटेंस ठीक है या गलत है, तो रिस्क ना लिया करें, सिंपल की तरफ आ जाएँ। ओके। ओके सर। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को यूज़ करना शायद इतना आप बैंड को गेन ना कर सकें, लेकिन अगर आपने उसके अंदर गलती की तो आपके बहुत सारे लूज़ हो जाएँगे बैंड। ओके सर। सर तो हमें किसी एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए या आप क्या कहते हैं कि रन टाइम पे मतलब जो भी है वही लिख लें? यस मैम, ये राइटिंग पार्ट 1 के लिए ये 5 आप याद कर लें और ये ईज़ी हैं रिलेटिवली। ठीक है, ये जब आपने याद कर लिया, राइटिंग पार्ट आपका बंद हो गया। ठीक है, और राइटिंग पार्ट 2 के लिए आप सर्टेन कीवर्ड को यूज़ कर लें, जैसे ये मैंने एडवर्बियल क्लोज के अंदर, और ये भी तब हम यूज़ करते हैं एडवर्बियल के अंदर जब टाइम, कंडीशन, कंसेशन वगैरह का यूज़ करना हो। तो पार्ट 2 के अंदर इस तरह के यूज़ ही नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो आप कंट्रास्ट को यूज़ कर सकते हैं, गोल्स को यूज़ कर सकते हैं, रीज़न को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कीवर्ड को आप रिमेंबर कर लें आखिरी 3 वाले को, दैट्स इट। ओके सर। इस पर ज़्यादा सर और मेंशन एक लगाएं, ओके कोशिश करें सर। कि आपका एसे एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करेगी और उसके अंदर एरर कम हो ग्रामर वाले, दैट्स इट। जी मैम। सर ठीक सेकंड है, मेरा ये है कि स्पीकिंग के लिए अगर कोई पार्टिसिपेंट मुझे मिल जाए, मतलब मेरा अभी जो करंट है ना 7.5, अगर मैं टायर्ड ना हूँ तो 7.5 मतलब इजी से मेरा हो जाता है स्पीकिंग में। अगर कोई 1-to-1 कोई स्पीकिंग करना चाहे जिसके खुद के मतलब 8 हो, ओके मैम, हायर बैंड हो, ओके क्योंकि मैम, अगर मैं मैं समझ गया, सेम लेवल के साथ करती हूँ तो मतलब ना उनमें इम्प्रूवमेंट कोई आती है ना मुझ में कोई इम्प्रूवमेंट मैं आती है समझ गया मैम। स्पीकिंग में। मैं बताता हूँ, पिछले वीक में मैंने 4 सेशन किए, 4 मॉक टेस्ट लिए डिफरेंट कंट्रीज को, कोई मिडल ईस्ट में से थे, कुछ बांग्लादेश, उनकी बहुत अच्छी इंग्लिश होती है, फिर इंडियंस की बहुत अच्छी इंग्लिश होती है। ठीक है, बांग्लादेश की तो बहुत ही अच्छी होती है ना, वो छोटा सा मुल्क है, लेकिन उन चीज़ों पर बड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, मिडल ईस्ट के स्टूडेंट थे वहाँ पे। ठीक है, 4 मैंने पिछले वीक दिए और इस वीक परसों मेरी एक इंडियन से बात हुई। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा उस, उसकी इंग्लिश है थी। ठीक है, और परसों ही मेरी एक हुई आज़रबाईजान की स्टूडेंट के साथ। ठीक है, तो इनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होती है हमारी निस्बत। ठीक है, तो बजाय ये कि आप आईकोड गुरु से कुछ ढूंढें, आप जाएं यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे जाएं, आर्ट्स प्रेप, ये नाम आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे जाके तो यहाँ पे आप ना ढूंढ लें, यहाँ पे स्पीकिंग पार्टनर जिन्होंने कहा होगा ना, आप इनको चाहे डीएम कर लें, यहीं पे आप लिख दें आई नीड स्पीकिंग पार्टनर। नहीं तो आप क्या जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, तो आपके लिए लाइव से चैनल क्रिएट कर देगा। तो 5-6 मिनट का इंतज़ार करें और आपको ना 5 मिनट के अंदर ही कोई ना कोई आपको मिल जाएगा स्पीकिंग के लिए, दैट्स इट। ठीक है, ओके सर, थैंक यू फॉर योर एडवाइस सर। और आप इस मटेरियल को पिन कर दीजिएगा स्लैक के ओके मैम, चैनल में। थैंक यू ओके सर। मैम। ठीक है, तो ये जो है, ये मैंने आपको कल बताया था कि
सवाल पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को मेंशन करें। वो किस लिए? ताकि हम डाइवर्ट ना करें अपने आइडिया से, ब्रेनस्टॉर्म करें, ठीक है, उनकी पैराफ्रेजिंग करें, फिर अब अपने अपना डिफरेंट जितने भी आइडियाज आपको आ रहे हैं उन सबको लिख लें, ठीक है, नहीं तो ब्रेन के अंदर ही कर लें, फिर बेस्ट ऑप्शन को चूज करें और एट द एंड अपने स्ट्रक्चर को करें, ठीक है। तो क्या है, क्या है कि ना, क्वेश्चन कहाँ पे यार, तो यही इसी तरह का सवाल आएगा है कोई। इट इज ऑफन सेड दैट सम पीपल से दैट हाई सैलरी, इस तरह का है, हाई सैलरी शुड बी द बिगेस्ट फैक्टर व्हाइल डिसाइडिंग ऑन अ जॉब। तो ये सवाल है, आगे कहते हैं डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट और नोट, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हैं, इसको हमने ना पैराफ्रेज करते हुए मुख्तलिफ वेज में हमने यूज़ करना है। आइडियाज़ क्यों हैं कि सैलरी के अलावा और भी तो बड़ी चीज़ होती है ना जॉब्स के अंदर, एक्स्ट्रा बेनिफिट, स्टेबिलिटी, टाइप ऑफ वर्क, इंटरेस्ट, लोकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये भी तो चीज़ें हैं ना। तो फिर आपने अपना ओपिनियन करना है कि मैं जो है पार्शली एग्री करता हूँ, पार्शली एग्री के अंदर आप एक सैलरी को मेंशन कर दें और दूसरा आप मेंशन कर दें जो आपको सबसे बेहतर लग रहा है। फॉर एग्जांपल मैं मेंशन करूँगा लोकेशन का, ठीक है, या मेरा पर्सनल इंटरेस्ट, इसको मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आएगा बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर, मैं सैलरी के ऊपर करूंगा बात, बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर मैं करूंगा लोकेशन या पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये मेरा प्लान यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बैकग्राउंड स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद थीसिस, थीसिस के अंदर मैंने अपनी पोजीशन लिखनी होती है। अगर ओपिनियन मेरी पूछी हुई है ना स्टेटमेंट के अंदर, तो फिर मैंने अपना थीसिस के अंदर अपना वो लिखना है, अपनी पोजीशन लिखनी है। लेकिन अगर वो नहीं दिया हुआ मुझे, तो फिर मैंने जो मेरा बॉडी पैराग्राफ के अंदर मैं बातें करूंगा ना, उनका मेन मेन फोकस पॉइंट्स होगा उनको मैं बस हाईलाइट कर दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। फिर ये बॉडी पैराग्राफ है, उनके अंदर 4 चीजें होती हैं। टॉपिक सेंटेंस पे लिखना ही लिखना है। आके मैंने आपको क्या बताया था, ओरक, ओरक मैंने बताया था ना, OREC। तो ओरक, ओ में ओ है ओपनिंग सेंटेंस लिखा, यहाँ पे रीजन लिखी कि क्यों मैं इस चीज को मान रहा हूँ। तीसरे के अंदर एग्जाम्पल दे दी, जो कि हम अपनी मेड अप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो ट्रू हो। और चौथे के अंदर कंक्लूजन लिखना है, तीसरी कंक्लूजन, ठीक है। सिमिलरली बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर भी हम इसी तरह करेंगे। और दैट, और आखिर में हम क्या करेंगे कंक्लूजन के अंदर, जो हमारा मेन हमें क्वेश्चन दिया हुआ था वो, और जो बॉडी पैराग्राफ के अंदर मेन चीजें हैं उनको मिला के हमने 1 से 2 सेंटेंस का कंक्लूजन लिख लेना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट आखिरी दिन है, इसके बाद हमारा नहीं होगा। मैं फिर भी स्लैक के अंदर इसको पिन कर रहा हूँ जो आज तक हमने पढ़ा है। 1 मिनट है हमारे पास, कोई सवाल है तो पूछ लें। इसके अलावा टाइम चूंकि कम है हमारे पास, तो स्लैक के अंदर ना आप मुझे क्या करें कि DM कर दीजिएगा अगर कोई आपका सवाल है। सर एक बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर कोई स्टार्ट कर रहा है अभी राइटिंग के लिए, उसको प्रिपेयर करना, तो वो कैसे लेके चले चीज़ों को, कहाँ से स्टार्ट राइटिंग को करे? फिर स्टार्ट कर रहा है, पहले वो जी। पार्ट 1 को करे, पार्ट 1 ऐसे से करे, और साथ साथ उसको लिखना शुरू कर दे, ठीक है। जो मैंने डिस्कॉर्ड बताया है आपको चैनल, उसके अंदर आप रिव्यू करवाते रहें, आई कोड गुरु से के दूसरे मेंबर्स के साथ रिव्यू करवाएं, ठीक है। और जो आपका फ्रेंड हो आयर्स बडी, उसके साथ आप मिलके ऐसे वगैरह लिखें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप करेंगे ना तो आपका हो जाएगा काम, ठीक है। पार्ट 1 करें, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 करें, ठीक है। पार्ट 1 पे पहले फोकस करें, वो सही हो जाए, उसके बाद पार्ट 2 पे हाँ, मूव करें। पार्ट 2 के पे करें, ठीक है। और या और पार्ट कोई मतलब ना हो रिव्यू करने के लिए या इस तरह, तो हम चैट जीपीटी को भी शेयर कर सकते हैं आंसर विद क्वेश्चन, हाँ, ताकि चैट उसमें जीपीटी, चैट जीपीटी को कर लें, नहीं तो ये ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है, क्योंकि चैट जीपीटी आइल्स के लिए नहीं बनी, लेकिन ये जो है बिल्कुल ना वो जंप जनरल इनटू, है।